So hello and welcome back everybody. Today we are doing what? Lecture number 5. 4 लेक्चर ऑलरेडी हमारे इस पर्टिकुलर सोल्यूशन चैप्टर के हो चुके हैं. दिस इज लेक्चर नंबर 5. ठीक है. और होपफुली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले ये लास्ट लेक्चर होगा. ठीक है. कोशिश तो यही रहेगी. ठीक है. कल के लेक्चर में अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे. उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगी समाप्त. ठीक है. तो ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके हैं. 5वें लेक्चर पे हम हैं सॉल्यूशन के. ठीक है. दिस इज योर क्लास 12 का फिजिकल का कंटेंट जो कि ऑफिशियली जेई नीट और एमयू ट्रिपल 2024 के लिए इनफ कंटेंट रहेगा. ध्यान से पढ़ेंगे, सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट कवर अप करते चलेंगे और हमने किया भी है प्रीवियस वीडियोस में. ठीक है. सो आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ सॉल्यूशन. Before heading to our main content, I'd like to introduce myself. Subham Upadhyay. I'm your MU Triple E chemistry educator and your personal mentor for STBG Academy as well as JEE Main qualified candidate. And also I'm pursuing BTech from IIT Lucknow. It is one of the most prestigious institute for engineering which is associated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. चलिए भाई आगे बढ़े. तो ये सब कुछ हो चुका है. ठीक है. ये सारी जो स्लाइड्स हैं और इवन जितने भी आपको नोट्स वगैरह सो हैं ये सब हो चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. सो मैं डायरेक्टली स्किप करता हूँ टू द मेन पार्ट जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. एंड दैट इज क्या है भाई. कल के लेक्चर में प्रीवियसली हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था और बहुत ढंग से पढ़ा था यार. राउल्ट्स लॉ है ना, इन डिटेल पढ़ा था. साथ में हमने कुछ रिलेशंस भी इस्टेब्लिश किए थे. तो मैं फटाक से पीछे वाली चीज़ें थोड़ी सी रिकॉल करा दूं. तो हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ने के बाद एक रिलेशन पढ़ा था. क्या पढ़ा था भाई? रिलेशन था लिक्विड फेज और वेपर फेज के जो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन होता है उनके बीच एक रिलेशन पढ़ा था, है ना जी, जिसमें डाल्टन्स थ्योरी हमने पढ़ा. उसके बाद हमने वो रिलेशन को स्टेब्लिश किया था. यहाँ तक तो आई थॉट सबको क्लियर है. और जिनको क्लियर नहीं है, ठीक है, एक सेकेंड, जिनको क्लियर नहीं है वो प्रीवियस लेक्चर जो है उसको स्किप ना करें. ठीक है. प्रीवियस लेक्चर पढ़े तो 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं. जिनका छूटा है वो देख लेगा. ये 5वां लेक्चर है और हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ तक बातें डिस्कस कर ली थी. आई थॉट ये सबको क्लियर हो गया था. ठीक है. आज का जो सेशन है कंप्लीट फ्रेश है इसलिए क्योंकि अभी राउल्ट्स लॉ की बातें हो चुकी है समाप्त. और राउल्ट्स लॉ के बाद जो आपको पढ़ना होता है वो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो जैसे कि जो बच्चे हमारे कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है उसको 3 स्टार मार्क कर दो, तो 3 स्टार इसको मार्क करते हैं. आज हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. क्या होती है आइडियल सॉल्यूशन, क्या टर्मिनोलॉजी है आइडियल नॉन आइडियल की, वो हम समझेंगे. तो शुरू करते हैं. सबसे पहली बात मैं करता हूँ आइडियल सॉल्यूशन की. आइडियल सॉल्यूशन मतलब, अच्छा टेक्निकली अगर हम डे टू डे लाइफ में पूछें तो आइडियल का मतलब क्या होता है. आइडियल का सिंपल मतलब यही है कि जो सब कुछ सुने, सब चीज़ को एनालाइज करे और जो अच्छा हो उसको फॉलो करे. यही एक आइडियल स्टूडेंट होती है ना. अगर मैं आइडियल स्टूडेंट की बात करूँ तो आइडियलिटी का मतलब क्या है कि सब कुछ जाने परखे और सही और गलत का फ़र्क उसको पता हो और वो उस चीज़ को फॉलो करे. तो बिल्कुल यहाँ सॉल्यूशन के साथ भी वही चीज़ होगी. अब सही और गलत का फ़र्क बताएगा कौन, आओ समझते हैं. तो अगर मैं आइडियल और नॉन आइडियल का मतलब समझूं, मतलब आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन बताऊं, तो बहुत सिंपल सा टर्म है. बस एक लाइन का इसका कॉन्सेप्ट है. क्या है, सीखो. आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं द सोल्यूशंस. अच्छा, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सर होमोजेनस मिक्सचर है, पढ़ा है हमने. सोल्यूट और सॉल्वेंट का 2 कंपोनेंट होते हैं. तो वही चीज़ बात है यहाँ कि द सोल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ फॉर एनी कंपोजिशन. क्या बोला मैंने? ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे. और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी सोल्यूशन के एक कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के. मतलब वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करें तो, या वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करें तो, मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट की बात करें तो, है ना. प्रीवियस लेक्चर में हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है. मतलब ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को हूबहू फॉलो करे, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? आइडियल सोल्यूशन. इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन. तो अब अगर आपको आइडियल की बातें समझ आई है क्या, कि एक ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा,
वो आइडियल है। तो अगर मैं नॉन आइडियल पूछूं तो बोले क्या बात कर रहे हो सर, अगर नॉन आइडियल पूछूं तो अरे तो नॉन आइडियल वो सोल्यूशन होगा जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, सिंपल सा बात है। तो नॉन आइडियल क्या हो जाएगा, द सोल्यूशन which does not obey राउल्ट्स लॉ, उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। हाँ ठीक है सर। अच्छा रिकॉल कर ले, क्या रिकॉल ये कर ले राउल्ट्स लॉ, क्यों, क्योंकि यहाँ यूज होगा राउल्ट्स लॉ का। प्रीवियस लेक्चर में बहुत ढंग से पढ़ाया हूँ, यहाँ जल्दी से रिकॉल कराता हूँ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर है, इट मीन्स अगर एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या है, मिक्सचर ही तो है। तो अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके कंपोनेंट है ए एंड बी, तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखूंगा तो ये होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और अगर ए और बी दोनों के दोनों वोलेटाइल होते थे तो क्या होता था, तो टोटल प्रेशर होता था सर, या फिर इसी को पूरे सोल्यूशन का प्रेशर पी एस बोलते थे। वो क्या होता था, वो होता था पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। तो अगर कोई भी सोल्यूशन इस राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो उसको हम आइडियल सोल्यूशन कहेंगे, और अगर कोई सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो तो उसको नॉन आइडियल सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। सिंपल सा मतलब समझ आया। बस ये जो आइडियल और नॉन आइडियल जो क्लासिफिकेशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे होगा भाई, हाँ किसके बेसिस पे होगा भाई, ये राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे होगा। अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो उसको हम आइडियल कहेंगे, अगर नहीं फॉलो करता है तो हम उसको नॉन आइडियल कहेंगे। ये चीज तो क्लियर हुई डेफिनेशन वाइज। बताओ, ये चीज क्लियर हुई डेफिनेशन वाइज कि ऐसा क्यों है भाई, आइडियल नॉन आइडियल किस बेसिस पे हम कहेंगे, ठीक है चलो बढ़िया है। तो आइडियल नॉन आइडियल की बातें अगर थोड़ी हो गई तो थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, समझो थोड़ा सा पॉइंट्स, पॉइंट्स के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर आइडियल सोल्यूशन, फॉर आइडियल सोल्यूशन मतलब अगर मैं एक आइडियल सोल्यूशन का केस लेता हूं, सो आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि जो आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर होता है, जिसको शॉर्ट में पी ओ बी एस मतलब पी ऑब्जर्व्ड बोलते हैं, वो हमेशा इक्वल होता है आपके वेपर प्रेशर के, मतलब कि राउल्ट्स लॉ वाले प्रेशर के। ये एक आइडियल सोल्यूशन का केस है। मतलब आइडियल सोल्यूशन अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा तो उसका जो भी ऑब्जर्व प्रेशर होगा वो राउल्ट्स लॉ के प्रेशर के बराबर होगा, मतलब वेपर प्रेशर के बराबर होगा। मतलब पी ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू पी राउल्ट्स। अब ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर, चलो ये तो समझ आता है, राउल्ट्स लॉ का प्रेशर कैसे लिखेंगे भाई साहब, राउल्ट्स लॉ का प्रेशर तो लिख लेंगे पी नॉट ए इंटू एक्स है अगर दोनों वोलेटाइल सॉल्यूट है तो, और पी नॉट बी इंटू एक्स बी। लेकिन ये पी ऑब्जर्व्ड, ये जो पी ओबीएस है सर, ये कहां से मिलेगा। तो अगर सिंपल भाषा में कहूं तो आइडियल सोल्यूशन के लिए जो आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर होता है, ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में कि अगर आइडियल सोल्यूशन की बात करूं तो आइडियल सोल्यूशन के केस में जो भी आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा वो आपके कैलकुलेटेड प्रेशर के बराबर होगा। सो कई बार इस राउल्ट्स लॉ को बहुत सारे बुक लिखते हैं पी कैलकुलेटेड। भाई कैलकुलेट कैसे करोगे, तो हमारे पास राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ के साथ हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। सो अगर मैं सही चीज सही मायने में लिखूं तो ये लिखा जाएगा पी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू पी राउल्ट्स, मतलब राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो भी कैलकुलेटेड प्रेशर आएगा और जो हमारा ऑब्जर्व प्रेशर आएगा वो आइडियल सोल्यूशन के लिए बराबर होगा। अब चलो ये तो समझ आ गया कि राउल्ट्स लॉ में हम पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी करके निकाल लेंगे तो हमको कैलकुलेटेड प्रेशर मिल जाएगा, जिसको पी कैलकुलेटर भी बोला जाता है। लेकिन सर ये ऑब्जर्व प्रेशर का फंडा क्या है, हमको कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन दिया है तो हम प्रेशर को ऑब्जर्व कैसे करेंगे। ठीक है, मैं कहता हूं तुम कर लोगे, अब पूछोगे कैसे करेंगे, तो मैं कहता हूं कि मैं तुमको ये चीज बता चुका हूं, तुम बोलोगे नहीं बताए हो, मैं बोलूंगा फिर बोलूंगा मैं बताया हूं, तुम बोलोगे नहीं बताए हो, मैं बोला बताया हूं कैसे, आओ देखो। मैंने एग्जाम्पल लिया है अभी, मान लो हमारे पास ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक मिक्सचर है, सोल्यूशन है, ठीक है।
और मैं कहता हूं कि ये एक आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, अब आइडियल सोल्यूशन कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन को राउल्स को फॉलो करें, चलो ठीक है। दूसरा क्या है कि पी ऑब्जर्व्ड पी कैलकुलेटेड के बराबर होगा, और कैलकुलेट हम राउल्स लॉ से करते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि पी ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू पी राउल्स। ठीक है, अब है क्या समझो। ऑब्जर्व प्रेशर कहां से मिलेगा? अरे यार कितनी सिंपल सी तो बात है कि अगर ये हमारा एक सोल्यूशन है, और अगर मेरे को प्रेशर को ऑब्जर्व करना है कि सोल्यूशन में कितना प्रेशर बन रहा है, बेसिकली वेपर प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बताओ, शुरुआत में तुमको क्या किया था? एक डिवाइस बताई थी, क्या? प्रेशर मेजरमेंट की एक डिवाइस बताई थी कि कुछ नहीं करिए, यहां एक यू शेप ट्यूब को कनेक्ट कर दीजिए। ओ ओके, तो जैसे ही एक आइडियल सोल्यूशन है और आपको पता है कि वॉलेटाइल होता है ये सोल्यूशन, इट मींस ऊपर बन जाएंगे वेपर, जिसके वजह से क्या आ जाएगा? अगर वेपर बन गए तो वेपर प्रेशर आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इस ट्यूब में क्या होती है भाई? मरकरी भरी होती है। और जैसे ही मरकरी की जो हाइट है, मान लो अभी ये यहां थी, ये मरकरी की इनिशियल हाइट थी। ठीक है, शुरुआत में। कब की हाइट? शुरुआत में, जब हमने नोजल को बंद कर रखा था, है ना? जब हमने क्या किया, यहां से नोजल को बंद कर रखा है तब। ठीक है, लेकिन हम जैसे ही नोजल को खोलेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि ये मरकरी की जो हाइट है, मरकरी की जो जो लेवल है, वो थोड़ा क्या बढ़ता है? बढ़ जाता है। इट मींस ये जो है, ये आपकी क्या है? डेल्टा एच है, मतलब हाइट जो है वो बढ़ गई। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हाइट बढ़ेगी तो हम इससे क्या समझेंगे? हम इससे ये समझेंगे कि अंदर प्रेशर जनरेट हो गया है, जिसके वजह से यहाँ प्रेशर लगा, और ये मरकरी की हाइट जो है वो एच हाइट क्या ऊपर चली गई। तो ये मैनोमीटर के हेल्प से, ये बताया था, इसको यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं, याद है फर्स्ट लेक्चर जब वेपर प्रेशर समझाया था। तो मैनोमीटर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जैसे ही उसकी हाइट जो है, इनिशियल हाइट शुरुआत में थी, बाद में जैसे ही यहाँ वेपर बना, तो वेपर की वजह से वेपर प्रेशर आया, जिसके वजह से जो मरकरी का जो लेवल है वो एच हाइट ऊपर बढ़ गया। तो अगर मैं इस एच को निकाल लूँ, तो क्या मैं तुमको ये बताया था कि यूट्यूब मैनोमीटर जो होता है वो हाइट के डिफ्लेक्शन के हेल्प से प्रेशर बता देता है, प्रेशर को मेजर कर देता है। तो मैं यहाँ से क्या मैं प्रेशर को ऑब्जर्व कर लूंगा? बिल्कुल कर लूंगा सर। मतलब ऑब्जर्व्ड प्रेशर हमको कहां से मिलेगा? जब हम यूट्यूब मैनोमीटर लगाएंगे। और कैलकुलेटेड प्रेशर कहां से मिलेगा? सर राउल्ट्स लॉ से। अब समझ आया? तो अगर तुम्हारा ऑब्जर्व प्रेशर, मतलब जो मैनोमीटर में तुम्हारे हाइट के डिफ्लेक्शन की वजह से जो जो तुम्हारा प्रेशर आया है, जो तुमने यूट्यूब मैनोमीटर से ऑब्जर्व किया है, अगर वो आपके थ्योरेटिकल कैलकुलेशन राउल्ट्स ला के करने से अगर इक्वल आ जाए, तो हम मान लेंगे कि वो जो सोल्यूशन था वो हमारा आइडियल था। इट मींस आइडियल सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो कैलकुलेटेड प्रेशर, या फिर जो पी ऑब्जर्व्ड है वो पी राउल्ट्स के बराबर होगा। अब समझ आया? अब समझ आया? बोलो, अब समझ आया? अगर प्रेशर इक्वल हो गया तो आइडियल सोल्यूशन है। ऑब्जर्व कैसे करेंगे? वो यूट्यूब मैनोमीटर लगा के। शुरुआत फर्स्ट लेक्चर, वेपर प्रेशर सबको याद है, इसलिए मैंने तुमसे बोला कि मैं तुमको ये बता चुका हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो पता चल जाता। भाई पता चल गया? क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बोलो। मतलब P ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू P कैलकुलेटेड। ठीक है, अच्छा। तो अगर ये बात है तो जरा मुझे नॉन आइडियल के लिए बता दो। कहोगे क्या बकवास कर रहे हो सर, अगर आइडियल के लिए P ऑब्जर्व P कैलकुलेटेड के बराबर है तो उसमें बराबर नहीं होगा। मैं भी कहूंगा बिल्कुल सही बोले, हाँ बिल्कुल वही होगा। तो फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन कंडीशन क्या है? नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए, एक सेकंड, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या है? जो आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा वो कैलकुलेटेड प्रेशर यानी पी राउट्स के बराबर नहीं होगा। तो फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा? जो आपका पी ऑब्जर्व्ड होगा वो पी कैलकुलेटेड या फिर राउट्स कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसके बराबर नहीं होगा। नॉट इक्वल टू, इट मीन्स जो आपका पी ऑब्जर्व्ड होगा वो नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स से प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पी। ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी। समझ में आ गया? बोलो, आइडियल नॉन आइडियल में ये चीज समझ में आ गई सबको? सबको आ गई होगी अब तो। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक, अब
आइडियल नॉन आइडियल मैंने तुमको समझा दिया, ये भी समझा दिया कि आइडियल के केस में कैसे, मतलब ऑब्जर्व प्रेशर अगर तुम्हारे राउंड्स के बराबर होता है तो आइडियल का एक केस माना जाएगा। ऑब्जर्व प्रेशर कैसे निकालेंगे, U2 मैनोमीटर से, जो हाइट का डिफ्लेक्शन है उसके वजह से, ठीक है। और फिर मैंने तुमको बताया कि नॉन आइडियल केस में क्या होता है, ऑब्जर्व कैलकुलेट बराबर नहीं होगा, मतलब वो राउल्ट्स लॉ का प्रेशर जो है, अरे यार सिंपल चीज है, ये स्टेटमेंट से तुम समझ सकते हो। आइडियल का मतलब जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता हो तो वो आइडियल है, और नॉन आइडियल मतलब जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता हो, इट मींस प्रेशर तो बराबर नहीं होगा, ये तो पता पहले ही चल गया था स्टेटमेंट को पढ़ के, ठीक है। चलो, अब होता क्या है ना कि आइडियल नॉन आइडियल में तो सिंपल चीज क्या होती है कि जैसे हम आइडियल पढ़ते हैं तो आइडियल सोल्यूशन में तो कोई झंझट ही नहीं है, झंझट इन द सेंस कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मस्त आराम से राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है और इसमें ऑब्जर्व प्रेशर कैलकुलेटेड के बराबर होता है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूं नॉन आइडियल की, तो बेसिकली हमको पढ़ना नॉन आइडियल ही है। क्या पढ़ना है ऐसा नॉन आइडियल? नॉन आइडियल बेसिकली दो तरह का डेविएशन शो करता है। नॉन आइडियल के अंदर आपको पढ़ना है पॉजिटिव डेविएशन और एक पढ़ना है निगेटिव डेविएशन। मतलब इसको सिंपल भाषा में कहें तो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड निगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये चीज होती है। सो आइडियल सोल्यूशन तो ठीक है, वो फॉलो करता है राउल्ट्स लॉ का, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन आइडियल राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये दो तरह के डेविएशन को शो करता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, एक को बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। इसको कई जगह आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन ऑफ राउल्ट्स लॉ एंड निगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये दो डेविएशन हमको पढ़ने हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन में। तो शुरू करते हैं, ठीक है। आओ देखो, एक बार वापस से सबको रिकॉल करते हैं एक साथ। क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर, इसको ऐसे लिख लो, इफ, नोट पॉइंट में सब डालते जाओ इसलिए नोट्स वाइज बना रहा हूं, ठीक है। इफ P observed is equals to P naught A into XA प्लस P naught B into XB, सो ये केस क्या होगा, फिर लिखता हूं, इफ P observed is greater than, ध्यान से समझना क्या बोला मैंने, इफ P observed is greater than P naught A into XA प्लस P naught B into XB, तो इस केस में क्या होगा, एंड थर्ड केस, इफ P observed is less than P naught A into XA प्लस P naught B into XB, इस केस में क्या होगा समझो। पहला केस जिसमें P ऑब्जर्व्ड इक्वल है किसके, P कैलकुलेटेड के, मतलब P naught A into XA प्लस P naught B into XB, सो ये सॉल्यूशन हो गया आइडियल सॉल्यूशन। अब बाकी के दो केसेस नॉन आइडियल तो पहले से ही हैं, क्यों, क्योंकि इक्वल तो नहीं है सर। लेकिन नॉन आइडियल से मैंने क्या बताया कि दो तरह के डेविएशन हमको पढ़ना होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है कि इफ P ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB, सो पता है इसको नॉन आइडियल का हम, ये पहले वाला केस, इसको हम नॉन आइडियल का कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। सिमिलरली अगर P ऑब्जर्व्ड लेस देन हो जाए, P ऑब्जर्व्ड लेस देन हो जाए, तो इसको हम पढ़ते हैं नॉन आइडियल का, ये है बेसिकली नॉन आइडियल ही, लेकिन इसके अंदर भी दो है, क्या, निगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो आई थॉट अब पिक्चर में ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है। अगर P ऑब्जर्व बराबर हो गया तो आइडियल सोल्यूशन, अगर अब बराबर नहीं है तो नॉन आइडियल तो हो गया, लेकिन नॉन आइडियल के अंदर भी दो केसेस पढ़ने हैं, कौन कौन से, एक तो पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन कब कहेंगे, जब आपका ऑब्जर्व प्रेशर आपके कैलकुलेटेड प्रेशर मतलब राउल्ट्स प्रेशर से ज्यादा हो जाए, और अगर ऑब्जर्व प्रेशर राउल्ट्स प्रेशर या फिर कैलकुलेटेड प्रेशर से कम हो जाए तो हम उसको फिर निगेटिव डेविएशन कहेंगे। अभी क्लियर है पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन, बताओ अभी क्लियर है सबको, पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन अभी सबको क्लियर है, ये कैसे क्लासिफाई हुआ, सब खेल तुम्हारे प्रेशर का ही है, ठीक है, सब खेल तुम्हारे प्रेशर का ही है। चलिए ठीक है, तो अब ना एक टेबल बनाता हूं, ठीक है, और एक टेबल से उस सभी के अंदर मतलब आइडियल नॉन आइडियल का पॉजिटिव, नॉन आइडियल का निगेटिव, तीनों एक साथ लिखूंगा एक ही टेबल में, और वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसलिए क्योंकि उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है।
आओ तो एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल क्या है? टेबल ये है कि मैं इधर आइडियल सॉल्यूशन की जितनी भी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इधर लिखवा दूंगा, ठीक है। ये कंप्लीट है, बोर्ड्स बोर्ड्स का भी कोई बच्चा पढ़ रहा है तो आराम से पढ़ सकता है इसको, ठीक है। और इधर नॉन आइडियल का केस तो है, लेकिन इसी नॉन आइडियल के केस में मैं दो हिस्से में बांट देता हूं। एक तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए इधर लिखेंगे जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, और निगेटिव डेविएशन के लिए इधर लिखेंगे जो भी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। चलिए ऐसे टैबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नोट्स में जब आप डालेंगे तो एक जगह आप डाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर आइडियल सोल्यूशन एंड दिस इज फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसमें भी इधर पॉजिटिव डेविएशन और इधर निगेटिव डेविएशन। अब देखो, सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट क्या था, अभी पीछे पढ़े कि सर आइडियल में P ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू P कैलकुलेटेड, ठीक है। पॉजिटिव में सिंपल है सर, P ऑब्जर्व, कहाँ गया, एक सेकेंड। इसमें इसमें क्या होता था, अरे भाग जा रहा है क्या, P ऑब्जर्व्ड इज, क्योंकि पॉजिटिव है इट मींस P ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन P कैलकुलेटेड। और नेगेटिव में क्या होता था, P ऑब्जर्व्ड इज लेस देन P कैलकुलेटेड, ठीक है सर। ये पॉइंट तो बहुत ढंग से समझ में आया था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पता है, दूसरा पॉइंट होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या होता है समझो। देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर में क्या है, A प्लस बी दोनों है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, वॉलेटाइल है। जाहिर सी बात है, राउल्स लॉ पढ़ते हैं तो सब वेपर प्रेशर के का ही होगा, इट मीन सब वॉलेटाइल लिक्विड होंगे दोनों केसेस में। ये उनके वेपर्स हैं, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ कि इसके अंदर ए भी है बी भी है, इट मीन्स अगर ए का देखूं तो ए की बॉन्डिंग ए से होगी, मतलब अगर मान लो ए सॉल्वेंट है तो एक बॉन्डिंग सॉल्वेंट सॉल्वेंट की होगी, एक बॉन्डिंग सॉल्यूट सॉल्यूट की होगी। मतलब अगर ए है तो ए में ए वाला ए से बंधा होगा, बी वाला बी से बंधा होगा, है ना। तो ये मान लो अगर इसको मैं कह दूं कि ये हमारा सॉल्वेंट है, तो ए मान लो हमारा सॉल्वेंट है और बी भी हमारा सॉल्यूट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर ले लूं और इथेनॉल ले लूं, तो वाटर मान लो ए, तो वाटर का मॉलिक्यूल से ही तो बंधा होगा ना, और इथेनॉल का मॉलिक्यूल से बंधा होगा, बिल्कुल। तो मतलब ए की बात करूं तो ए के अंदर ए वाली बॉन्डिंग होगी, और बी की बात करूं तो बी के अंदर बी वाली बॉन्डिंग होगी। लेकिन जैसे ही दोनों क्या होंगे, क्योंकि दोनों वोलेटाइल हैं, तो ऊपर जो वेपर बनेगा, उस वेपर में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, क्या वो ए बी बॉन्डिंग हो जाएगी? क्यों? क्योंकि ए से भी एक टूट के निकला, बी से भी एक टूट के निकला, वेपर बना, तो दोनों फिर आपस में मिलके क्या बना दिए, ऊपर वेपर प्रेशर क्रिएट हो गया। तो अभी जब सॉल्वेंट सॉल्वेंट की बात करूं, मतलब जब दोनों क्या थे, उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे लिक्विड फेज में, तो लिक्विड फेज में ए की बॉन्डिंग थी, बी बी की बॉन्डिंग थी। लेकिन जैसे क्योंकि दोनों वोलेटाइल है, तो दोनों जैसे ही वेपर बना, तो वेपर जो है क्या हुए, वो सब मिक्स हो गए, इट मींस ए और बी की बॉन्डिंग हो गई। तो हमको बस समझना यही है, ध्यान से समझो कि लिक्विड फेज में सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सॉल्यूट सॉल्यूट की बॉन्डिंग होती है, और जैसे ही वेपर बनता है तो उसमें क्या फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बॉन्डिंग हो जाती है, इट मींस ए एंड बी बी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए बी, है ना। अब यही चीज आपको थोड़ी ढंग से समझनी है। क्या समझनी है, आओ देखो। आइडियल के केस में तो बड़ा सिंपल है, क्या, जो तुम्हारी ए बी की बॉन्डिंग होती है वो इक्वल होती है ए की बॉन्डिंग एंड बी बी की बॉन्डिंग के। मतलब जो बॉन्ड ए और ए के बीच होगा और बी और बी के बीच होगा, बिल्कुल वही एग्जैक्टली वही बॉन्ड ए और बी के बीच में भी होगा। मतलब इंटरमोलकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जितना अट्रैक्शन फोर्स ए और ए के बीच लग रहा है, बी और बी के बीच लग रहा है, उतना ही अट्रैक्शन फोर्स ए और बी के बीच लगे अगर वेपर बनने के बाद, तो वो एक आइडियल सोल्यूशन है। मतलब इंटरमोलकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का बराबर होगा ए एंड बी बी के, ठीक है। ये सिंपल सी टर्मिनोलॉजी थी, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। ये आपका एक क्या है, कंडीशन है, सेकंड नंबर कंडीशन। कौन सा? इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कंडीशन है। तो आइडियल के केस में
जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच होता है, मतलब सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच होता है, वही उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच लग रहा होता है और सल्यूट सल्यूट के बीच भी लग रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं, तो इसमें इक्वल तो नहीं होगा, ये तो पता है। अब पॉजिटिव और निगेटिव के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होगा, उसका रिलेशन थोड़ा समझ लीजिए। देखिए पॉजिटिव डिविजन में क्या होता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का होता है वो लेस देन होता है ए एंड बी बी, ठीक है। बस आपको क्या एक तरीका बताता हूं याद करने का। पॉजिटिव के लिए आप उल्टा कर दो बस। इसमें जनरली आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है मतलब पक्का ए बी की बॉन्डिंग ग्रेटर देन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा करना है आपको। अगर पॉजिटिव डेविएशन दिखे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा जो ए बी का होता है वो लेस देन होता है ए एंड बी बी। सिमिलरली अगर मैं निगेटिव की बात करूं तो आप ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे होंगे क्या कि सर निगेटिव है, इट मीन्स ए बी जो है, अगर पॉजिटिव में उल्टा साइन लगा, मतलब पॉजिटिव में लेस देन वाला साइन लगा, तो निगेटिव में आप ग्रेटर देन साइन लगा दीजिए, तो ए एंड बी बी। तो फॉर पॉजिटिव डेविएशन जो आपका ए बी की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली बॉन्डिंग होती है, ठीक है, मतलब जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ए और बी के बीच, वो हमेशा लेस देन होगा ए एंड बी बी के। लेकिन अगर मैं निगेटिव डिविजन की बात करूं तो जितना भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच लग रहा है वो ग्रेटर देन होगा ए एंड बी बी के। क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बता दो। और आइडियल में तो टेंशन ही नहीं है, आइडियल में तो हमेशा इक्वल टू ही रहेगा, बराबर ही रहेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलो बोलो जल्दी। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? हम्म। अगर समझ आए तो प्लीज सब रिस्पॉन्स दे दो एक बार, A to Z जितने बच्चे हैं सब। सर मजा आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। तो बेसिकली मैं इन सब की प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव डेविएशन कैसे पहचानेंगे, निगेटिव डेविएशन कैसे पहचानेंगे, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती है, नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। सबको चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सिमिलरली अब आगे और कुछ पॉइंट्स भी कवर होते हैं जिसमें हम आगे थर्मल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हमने जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, अब उसके अंदर वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, आओ देखो सीखेंगे क्या। अब मैं थोड़ा बात करता हूँ आइडियल सॉल्यूशन के अंदर किसकी, डेल्टा वी मिक्स। अब देखो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जिसने पढ़ा उसको पता है डेल्टा वी मिक्स का मतलब कि वॉल्यूम मिक्स करते वक्त वॉल्यूम का जब चेंज होता है तो वॉल्यूम के चेंज की वजह से जितनी हीट जनरेट होती है उसको डेल्टा वी मिक्स कहते हैं। तो हमेशा याद रख लो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा वी मिक्स है वो जीरो होगा, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, बस जो है उस चीज को याद रख लो बस इसके लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं तो इस केस में जो डेल्टा वी मिक्स होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, इसलिए आप इसको ग्रेटर देन जीरो से याद रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो इसमें जो डेल्टा वी मिक्स होता है वो लेस देन जीरो होता है। ये सब प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज कोई दिक्कत कोई परेशानी? अरे आइडियल के केस में हमेशा जीरो के बराबर होगा डेल्टा वी मिक्स। पॉजिटिव डेविएशन बाय डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा वी मिक्स क्या है? एंथैल्पी चेंज इन वॉल्यूम मिक्सचर। पढ़ा होगा कभी थर्मोडायनेमिक्स, अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, याद रख लो बस। डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, निगेटिव डेविएशन के लिए डेल्टा वी मिक्स लेस देन जीरो होगा, और आइडियल के केस में डेल्टा वी मिक्स क्या होगा? इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है ना कोई? मैं ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं अब, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई परेशानी वरेशानी तो नहीं है? ठीक है, बताओ यार, जल्दी से अपना रिस्पॉन्स दे दो। हम्म, जल्दी से। ये थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। चलो अच्छी बात है फिर तो। अब अगर मैं डेल्टा एच मिक्स की बात करूं तो
इंथैल्पी चेंज इसको बोलते हैं। सो आइडियल है तो हमेशा जीरो होगा। बिल्कुल आइडियल देखते ही आप जितनी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है सबको जीरो कर दीजिएगा, सबको नहीं मतलब दो तो जरूर करिए जो अभी करा रहा हूँ, ठीक है। आगे बताऊंगा कि किसको जीरो और किसको नहीं लेना है, ठीक है। इस केस में अगर मैं डेल्टा एच मिक्स देखूं तो तब तो सबको समझ आ गया होगा कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा। इसको इंथैल्पी चेंज कहते हैं, इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर, डेल्टा एच मिक्स, ठीक है। सब थर्मोडायनेमिक्स वाली है प्रॉपर्टी। और इस केस में डेल्टा मिक्स होगा वो क्या होगा, वो लेस देन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव डेविएशन है, ठीक है। यहां तक समझ आया? डेल्टा वी मिक्स जीरो, डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा वी मिक्स लेस देन जीरो। आइडियल के केस में डेल्टा वी मिक्स जीरो, नॉन आइडियल के पॉजिटिव के केस में डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो, नॉन आइडियल के निगेटिव के केस में डेल्टा वी मिक्स लेस देन जीरो। लेकिन फिर अगर मैं इंथैल्पी चेंज की बात करूं मतलब डेल्टा एच मिक्सचर की बात करूं तो फिर से आइडियल है, इट मींस इक्वल्स टू जीरो। अगर डेल्टा एच मिक्स फॉर पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं तो उसके लिए डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। सिमिलरली अगर निगेटिव डेविएशन की बात करूं तो उसके लिए डेल्टा एच मिक्सचर लेस देन जीरो होगा। यहाँ तक समझ आया सबको? अगर यहाँ तक समझ आया सो दो प्रॉपर्टी और होती हैं जो थर्मोडायनेमिक्स जुड़ी होती हैं। सो सिमिलरली यहाँ मैं टेबल बना देता हूँ, आगे बचा हुआ जो टेबल है। अब समझ जाइएगा कि पहले आइडियल लिखूंगा, फिर नॉन आइडियल का पॉजिटिव, फिर निगेटिव, ठीक है। यहाँ आइडियल लिख दूंगा, यहाँ नॉन आइडियल का पॉजिटिव, और यहाँ नॉन आइडियल का निगेटिव। जो बचा हुआ आगे टेबल है वो इधर बता देता हूँ, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज और होती हैं वो भी आपको याद रखना है। आओ अब देखो, डेल्टा जी मिक्स, ठीक है। डेल्टा जी मिक्स ये हमेशा हमेशा निगेटिव होता है, चाहे आप पॉजिटिव के केस में ले लो, चाहे आप निगेटिव के केस में ले लो, सबके लिए जीरो होगा। आइडियल के जीरो कह रहा हूं, आइडियल के केस में भी डेल्टा जी मिक्स निगेटिव, डेल्टा जी मिक्स निगेटिव एंड डेल्टा जी मिक्स निगेटिव। क्यों? आइडियल के केस में भी निगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी हमेशा घटती है। सबने पढ़ा है क्या? एंट्रोपी हमेशा घटती है, किसी भी सॉल्यूशन की एंट्रोपी हमेशा निगेटिव होती है। थर्मोडायनेमिक्स अगर ढंग से पढ़ा होता अभी तो ये सब टर्मिनोलॉजी समझ आ रही होगी। इसको एंट्रोपी कहते हैं। तो एंट्रोपी में जो चेंज है वो हमेशा डिक्रीज होता है, लेस होता है। इसीलिए चाहे आप आइडियल सोल्यूशन ले लें, चाहे आप नॉन आइडियल का पॉजिटिव ले लें, चाहे आप नॉन आइडियल का निगेटिव ले लें, वो हमेशा निगेटिव ही रहेगा। इट मीन्स डेल्टा जी मिक्स इज ऑलवेज ऑलवेज निगेटिव। कंफ्यूज नहीं होना, क्यों? क्योंकि इससे कोई न्यूमेरिकल टाइप सवाल तो बनना नहीं है, ये सिर्फ एक डेटा है। तो अगर तुमको नहीं भी समझ आ रहा है तो अगर सोल्यूशन का सवाल सही करके आना चाहते हो एग्जाम में तो बस इन चीज को याद कर लो कि डेल्टा वी मिक्स आइडियल केस में जीरो, डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव डेविएशन के केस में ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव केस में लेस देन जीरो। सिमिलरली डेल्टा एच मिक्स जीरो, डेल्टा एच में ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच में लेस देन जीरो। सिमिलरली डेल्टा जी मिक्स हमेशा मतलब एंट्रोपी हमेशा डिक्रीज होती है, इसलिए डेल्टा जी मिक्स इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर आइडियल एज वेल एज नॉन आइडियल। और एक और लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको बताई जाती है जो है आपका डेल्टा एस मिक्स। अब डेल्टा एस मिक्स क्या होता है बता देता हूं, देखो। डेल्टा एस मिक्स ये हमेशा हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। क्या बात कर रहे हो सर, हमेशा पॉजिटिव होगा? बिल्कुल। डेल्टा एस मिक्स क्या होता है? फिर से थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ा हो तो पता होगा आपको क्या कि डेल्टा एस मिक्स का मतलब ये है कि ये एक, बताओ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पढ़ा है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब कि इसको कोई एक्सटर्नल आपको कोई चीज अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, ये अपने आप होगा। कोई एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने आप होगा। मतलब ऐसा होता है क्या कि सॉल्यूशन में पीछे जो है अगर दो वोलेटाइल लिक्विड को डाल दें तो ऐसा होता है क्या कि तुमको कोई एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है उसको वेपर के लिए, वेपर बनाने में? नहीं। वोलेटाइल का प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसीलिए चाहे वो आइडियल सोल्यूशन हो चाहे वो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, हमेशा डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव होगा। जैसे डेल्टा जी मिक्स हमेशा निगेटिव क्योंकि एंट्रोपी हमेशा डिक्रीज होती है किसी भी मिक्सचर किसी भी सोल्यूशन की, वैसे डेल्टा एस मिक्स तीनों के केस में हमेशा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अपने आप होने वाले प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। वेपर जो है वॉलेटाइल, अगर उसका नेचर वॉलेटाइल है
तो वेपर अपने आप बनेगा, वेपर प्रेशर अपने आप जनरेट होगा। इसीलिए चाहे वो आइडियल हो चाहे वो नॉन आइडियल हो, डेल्टा एस मिक्स विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये इतनी तगड़ी सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवा दी। एग्जाम ओरिएंटेड ये सब सवाल हैं और एमयू ट्रिपल का पीवाई का सोल्यूशन ला ही रहा हूँ अभी मैं, उठा के देख लेना, ये सब पूछा गया है उसमें, प्रॉपर पूछा गया है, एकदम सवाल में पूछा गया है किसमें डेल्टा वी मिक्स का रिलेशन, डेल्टा एच मिक्स का रिलेशन, डेल्टा जी मिक्स का रिलेशन, डेल्टा एस मिक्स का रिलेशन। समझ आया? ढंग से समझ आया? परेशान तो नहीं हो? सबको समझ आया? सबको, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, जितने बच्चे हैं क्लास में सबसे, सबको समझ आया कि नहीं बताओ? चलिए चलिए चलिए, अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया भाई। चलिए, अब अगर ये निपटा दिए हैं तो आइए साथ ही साथ एग्जाम्पल भी निपटा दीजिए। क्यों भाई? क्योंकि एग्जाम्पल पूछता है। तो अब मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, यहाँ आइडियल सोल्यूशन के लिए लिखूंगा जो आपको याद रखने एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे तभी आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। इससे रिलेटेड अगर एग्जाम्पल रिलेटेड सवाल पूछता है तो इधर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा किसके लिए? आइडियल के लिए, इधर नॉन आइडियल की पॉजिटिव, इधर नॉन आइडियल की नेगेटिव। एग्जाम्पल लिख लो आइडियल की, मैं अगर आइडियल की बात करूँ तो आइडियल सोल्यूशन में जो भी एग्जाम्पल आपको दिखेंगे ना हमेशा याद रख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि ऐसे लिक्विड जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होती है वो आइडियल सोल्यूशन के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कह दूं बेंजीन एंड टोलुइन, तो अगर बेंजीन और टोलुइन का मिक्सचर है तो वो एक आइडियल सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। अरे यार, बेंजीन प्लस टोलुइन, क्योंकि दोनों का डेरिवेटिव सेम है। क्या? दोनों का डेरिवेटिव क्या है? टोलुइन। अरे यार, बेंजीन क्या होती है बताओ? बेंजीन होती है ऐसे C6H6 ये वाली रिंग, और अगर मैं इसी रिंग पे क्या करूं, एक CH3 ग्रुप जोड़ दूं तो ये टोलुइन बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा। तो क्या ये दोनों सेम टाइप के लिक्विड नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो अगर आपको कभी भी सेम टाइप ऑफ लिक्विड आपको दिखता हो, जैसे इथेनॉल मिथेनॉल, क्या बोला मैंने? इथेनॉल मिथेनॉल, है ना, या फिर दोनों हेलो एल्केन्स डेरिवेटिव आपको मिल गए, तो वो एग्जांपल हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन का। बस समझा रहा हूं, वैसे तो एग्जांपल डायरेक्टली याद करा दिया जाता है, बट मैं तुमको समझा भी रहा हूं। देखो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल कैसे पहचानोगे? जैसे बेंजीन और टोलुइन एक एग्जांपल हो सकता है, बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम टाइप ऑफ लिक्विड है, दोनों एक ही डेरिवेटिव से बिलोंग करते हैं, मतलब बेंजीन का डेरिवेटिव टोलुइन होता है। सिमिलरली अगर आपको कहीं दिखता हो, कौन सा? C2H5Br, कॉमन सा एग्जाम्पल है, मोस्ट कॉमन है, वो सब लिखवा देता हूँ तुमको। फिर C2H5I, अब इसमें देखो क्या ये दोनों हेलोजन के डेरिवेटिव हैं? क्या ये दोनों हेलो एल्कीन है? देखो Br, I, C2H5 तो ये सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा, बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। सिमिलरली एन हेक्सेन भी होता है प्लस एन हेप्टेन भी होगा, ये भी क्या हो जाएगा बोलो? ये भी एक आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, आइडियल सॉल्यूशन कैसे पहचानेंगे? आइडियल सॉल्यूशन तब पहचानना जब आपको खुद पता चल जाए कि एक ही डेरिवेटिव से दोनों लिक्विड बिलोंग करते हैं, मतलब सेम टाइप ऑफ लिक्विड के बीच अगर मिक्सचर हो तो वो सोल्यूशन या वो मिक्सचर एक आइडियल सोल्यूशन कहा जाएगा। क्लियर है? सो आइडियल के ये दो तीन एग्जांपल आप याद रख लीजिए। एक तो बेंजीन टोलुइन, ठीक है, जैसे इथेनॉल मिथेनॉल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो भी डाल दीजिएगा आप, है ना? ठीक है, डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ वो भी डाल दीजिएगा, इथेनॉल मिथेनॉल, ठीक है। तो ये 4-5 एग्जांपल हो गए इसके। अब सिमिलरली पॉजिटिव डेविएशन कैसे पहचाने? अगर पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल पूछे तो, मतलब नॉन आइडियल में सोल्यूशन में अगर पॉजिटिव डेविएशन का मिक्सचर पूछ ले तो कैसे पहचानेंगे भाई? तो आओ नोट करो, इसके अंदर हमेशा अपोजिट नेचर के लिक्विड पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे ऐसे समझ लो, वाटर प्लस CCl4। अच्छा अगर देखो ऐसे ऐसे में नहीं समझ आ रहा तो समझो, जब भी आपको वाटर के साथ क्लोरीन का डेरिवेटिव दिख जाए, यानी H2O प्लस CCl4, या फिर CCl4 प्लस CHCl3, तो इसमें आपको चेक करना है क्लोरीन क्लोरीन के डेरिवेटिव। ये तो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आपके किसके? पॉजिटिव डेविएशन के। या तो आपको वाटर के साथ क्लोरीन का डेरिवेटिव दिखे, या आपस में क्लोरीन का डेरिवेटिव दिखे, तो ये सभी के सभी क्या होगा? इसके अंदर जो लिक्विड्स होती हैं वो अपोजिट नेचर की होती है, लेकिन आइडियल में सेम नेचर की लिक्विड होगी।
ये मैं एग्जांपल, खैर तो एग्जांपल डायरेक्ट आपको याद कर कहा जाता है कि आप एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, बट मैं आपको समझा भी रहा हूँ लॉजिकली कैसे आप इस चीज को याद रख सकते हैं। देखो आइडियल का एग्जांपल देख के कैसे पहचानेंगे, सेम नेचर का लिक्विड होगा जस्ट लाइक बेंजीन टोलुइन। सिमिलरली अगर आप पॉजिटिव डिविजन की बात करूं तो उसमें वाटर के साथ आपको CCl4 दिखेगा, या फिर आपस में CCl4 या CH3Cl मतलब क्लोरीन डेरिवेटिव दिखेंगे, तो आप उसको पहचान जाइए कि वो पॉजिटिव डिविजन का एग्जांपल है। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव डिविजन का एग्जांपल लिख दूं तो नेगेटिव डिविजन का एग्जांपल हमेशा याद रख लो, एक्वा सोल्यूशन एसिड का दिखता है, इट मींस आपको या तो वाटर प्लस कोई एसिड दिखेगा मतलब HNO3, ठीक है, या फिर इस केस में देखो, या फिर आपको कहीं दिख जाए वाटर प्लस HCl, या फिर कहीं दिख जाए वाटर प्लस H2SO4, ठीक है, या फिर अल्कोहल प्लस एसिड कहीं दिख जाए आपको, मतलब C2H5OH प्लस एसिड, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है नेगेटिव डेविएशन का। ओहो, C2H5OH प्लस CH3COOH एसिटिक एसिड ले लो, ये भी हो सकता है बिल्कुल, ठीक है, या फिर आपको कहीं बेंजीन और CHCl ये भी दिख जाए, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप जनरली याद रख सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। मुझे भी जितना आया याद आया मैंने करा दिया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, अरे बता दो भाई, क्लियर है। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, देखो ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ाता ना तो बड़ा समय भी लगता है। मैंने एक ही टेबुलर फॉर्म में तुमको दे दिया, इसलिए टेबुलर फॉर्म में दिया क्योंकि जब नोट्स में इसको डालोगे और एक दिन पहले एग्जाम के खोलोगे ना, फटाक से सारी प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाएगी। आइडियल इधर, बीच में नॉन आइडियल का पॉजिटिव, फिर इधर नॉन आइडियल का नेगेटिव, ठीक है। मस्त कर दिया ना, तुम्हारे लिए आसान बना दिया काम को, ताकि तुम एक ही बार पढ़ोगे तो सब फटाक से क्लियर हो जाएगा, इसलिए टेबुलर फॉर्म में तुमको ये सारी चीजें बनवा दी मैंने, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? नहीं है, नहीं है ना भाई, नहीं है ना किसी को दिक्कत परेशानी? बता दो जल्दी से। हम्म? नहीं है जी, नहीं है। निगेटिव वाले का डेफिनेशन ये है कि उसमें अब देखो डेफिनेशन वाइज तो कुछ चीज नहीं याद रखेंगे, प्रॉपर्टी के हेल्प से हम पॉजिटिव और निगेटिव याद रख सकते हैं। बस खैर डेफिनेशन अगर डालना है तो आप डाल सकते हो कि अगर आपका ऑब्जर्व प्रेशर जो है वो आपकी कैलकुलेटेड प्रेशर मतलब राउल्स प्रेशर के लेस देन हो तो फिर नॉन आइडियल का निगेटिव डेविएशन कहा जाता है, बस। और अगर पॉजिटिव डेविएशन का डेफिनेशन आपको लिखना हो नॉन आइडियल में तो आप ये लिख दीजिएगा, अगर आपका ऑब्जर्व प्रेशर है वो ग्रेटर देन आता हो कैलकुलेटेड प्रेशर मतलब राउल्स के प्रेशर के, तो फिर निगेटिव आइडियल नॉन आइडियल का पॉजिटिव डेविएशन है, बस। तो आप खुद से डेफिनेशन बना सकते हैं प्रेशर के, ऑब्जर्व प्रेशर या कैलकुलेटेड प्रेशर की हेल्प से, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे क्या आगे, अब हम थोड़ा ग्राफिकल टर्म देखेंगे और ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ तो कई बार पूछ दिया था, डायरेक्ट ग्राफ देके पूछ देता है, बोला था कि बताओ कौन सा ग्राफ है, पॉजिटिव ग्राफ है नेगेटिव ग्राफ है, ठीक है। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, किसका? नॉन आइडियल सोल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल। आइडियल और नॉन आइडियल दोनों करा देता हूँ, आप पहले पहले तो तुमको आइडियल नॉन आइडियल दोनों एक साथ कराऊंगा, देखो कैसे, आइडियल एंड नॉन आइडियल। और एक मस्त सी बात बताऊं, देखो एक ग्राफ से ही तुमको सब समझा दूंगा, इट मींस एक ही नेचर का ग्राफ ड्रॉ करूंगा और दोनों समझ जाओगे, देखो कैसे। सबसे पहले मैं इधर आइडियल सोल्यूशन ग्राफ बनाता हूं, पता है आइडियल सोल्यूशन ग्राफ कैसे बनेगा? बिल्कुल वही वाला, कैसा? अरे सर क्यों, क्या बात कर रहे हो, राउल्स वाला ग्राफ पढ़े हो? कल ही पढ़ा है सर, कल ही दिखा है राउल्स वाला ग्राफ। तो अगर मैं आइडियल सोल्यूशन की बात करूं इट मींस वो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। तो जैसा हमने कल के ग्राफ में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी सोल्यूशन का मिक्सचर का कंपोनेंट ए और बी है तो उसका ग्राफ हमने याद है कैसे बनाया था? हमने इधर मोल फ्रैक्शन लिया था और ऐसे ग्राफ खींचा था, याद है? हाँ याद है सर, क्या बात कर रहे हो, कल ही तो पढ़ा था। क्या लिया था इस वाले पॉइंट पे, एक्स ए इक्वल्स टू 1 और एक्स बी इक्वल्स टू 0, और इधर क्या लिया था, एक्स ए इक्वल्स टू 0 और एक्स बी इक्वल्स टू 1 लिया था, बिल्कुल लिया था। अब मान लो कि मैं कहता हूं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन में ए और बी का एक कोई मिक्सचर है, मतलब ये ए और बी का एक आइडियल सोल्यूशन है, और कह दूं कि ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, सो क्या मैं इधर
पी नॉट ए बना दूं और इधर पी नॉट बी बना दूं। सो क्योंकि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो बिल्कुल जैसा सर राउल्ट्स लॉ का ग्राफ होगा ना, हमने जैसा पढ़ा था, एकदम वही वाला ग्राफ आपके आइडियल सोल्यूशन का भी बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अरे बच्चों बिल्कुल बनना चाहिए। और ये वाली लाइन क्या है, बोलो मेरे साथ। सर जी ये वाली लाइन है टोटल प्रेशर की, ये वाली लाइन है पी ए की, अच्छा ये वाली लाइन है पी बी की। ठीक है, सो ये है सिंपल आपका आइडियल सोल्यूशन का भी ग्राफ। क्या बोले मैंने? ये है सिंपल आपका आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ। ठीक है, चलो भाई आइडियल ग्राफ तो देख लिया, नॉन आइडियल का ग्राफ थोड़ा देखते हैं। अब ये तो सिंपल था, क्यों? क्योंकि भाई आइडियल जो होता है क्या होता है बताओ? आइडियल सोल्यूशन का जो ग्राफ होता है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, तो बिल्कुल जैसा ग्राफ राउल्ट्स लॉ के अंदर कल हमने पढ़ा था बिल्कुल वही ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा यहाँ भी। लेकिन नॉन आइडियल तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। नॉन आइडियल में क्या है? नॉन आइडियल में दो चीज है सर, क्या क्या है दोनों बताओ? सर जी एक तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ और एक निगेटिव डेविएशन का ग्राफ, तो इसमें दो ग्राफ बनेंगे। अब जो पढ़े हैं वो तो एकदम यहाँ से देख एकदम मतलब बल्ले बल्ले हो गए, वो समझ गए होंगे सब। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कैसे बनेगा? आ जाओ देखो। सेम ग्राफ का नेचर जो है वो तो वही है, क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या होगा? अरे यार आखिर है तो दोनों वॉलेटाइल लेकिन है नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो ग्राफ कैसे बनेगा आओ समझो, एक स्लाइड सा चेंज है दोनों में, क्या है आओ समझो देखो। फॉर एग्जाम्पल एक्स ए इक्वल्स टू 1 और एक्स बी इक्वल्स टू 0, मैं मार्क कर देता हूँ सारे पॉइंट, एक्स ए इक्वल्स टू 0 और एक्स बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, सिमिलरली मिक्सचर तो अभी भी वही है जिसमें ए और बी दोनों कंपोनेंट है, और मान के मैं यही चल रहा हूँ कि चलो भाई ए जो है वो मोर वोलेटाइल है बी, इसीलिए पी नॉट ए या क्या यहाँ हो जाएगा, पी नॉट बी क्या यहाँ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। अब पता है पॉजिटिव डिविजन में क्या होता है? अच्छा आइडियल में क्या होता था? सर जी आइडियल में ये वाला ग्राफ होता था, ये टोटल है और ये आपका क्या है, ये पी नॉट बी था और ये क्या था आपका पी नॉट ए था, ये आइडियल था। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है तो होता क्या है कि जो आइडियल की जो लाइन है इससे ये जो ग्राफ है ये ऐसे उठ के थोड़ा कर्व बन जाता है। सिमिलरली ये आइडियल से थोड़ा ऊपर ऐसे बनेगा, सिमिलरली ये आइडियल से थोड़ा ऊपर ऐसे बनेगा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब अगर छोटे से मैं यहां बनाऊं, सो ऐसा, ऐसा और ऐसा, जो डॉटेड लाइन है वो आपका आइडियल का केस रिप्रेजेंट कर रहा है और जो कर्वी लाइन है वो आपका नॉन आइडियल पॉजिटिव का केस आपका डिनोट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं नॉन आइडियल निगेटिव का ग्राफ बनाऊं तो सिंपल है, यहाँ x से 1 है, यहाँ x से 0 है, यहाँ x भी 0 है, यहाँ x भी 1 है। ठीक है, अब अगर मेरे को अगेन वही सेम चीज a इज मोर वोलेटाइल, तो ये बताओ अगर मेरे को क्या यहाँ मैं पी नॉट ए मार्क कर दूं, यहाँ मैं पी नॉट बी मार्क कर दूं, तो आइडियल केस में क्या होता था? सर जी ये टोटल प्रेशर वाली लाइन होती थी जो डॉटेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये आपकी पी नॉट बी वाली पी बी वाली लाइन होती थी, ये आपकी पी ए वाली लाइन होती थी। लेकिन क्योंकि हम नॉन आइडियल का निगेटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं ना जी, हम तो आइडियल पढ़ नहीं रहे हैं, तो आइडियल को मैंने क्या किया, डॉटेड से रिप्रेजेंट किया। सो निगेटिव में ये ग्राफ जैसे पॉजिटिव में ये ग्राफ ऊपर गया था ना, निगेटिव में ये ग्राफ ऐसे नीचे आ जाता है। ओके, ऐसे ऐसे इट मीन्स अगर यहां ड्रॉ करूं तो ये ऐसे नीचे झुक जाएगा, ऐसे नीचे झुक जाएगा और टोटल प्रेशर भी ऐसे नीचे झुक जाएगा। समझ रहे हो? तो पॉजिटिव डेविएशन में देखो ये चीज ऊपर गई है, नेगेटिव डेविएशन में ये चीज नीचे आई है। समझ रहे हो? तो बस यही एक अंतर था। और डॉटेड वाला क्या है? डॉटेड वाला आइडियल का केस है, मार्क कर दिया जाए। ये आपका निगेटिव मतलब पॉजिटिव डेविएशन में सॉरी टोटल प्रेशर वाली लाइन, ये आपका पीबी वाली लाइन, निगेटिव में ये आपका निगेटिव कह रहा हूँ पॉजिटिव में ये आपका पी वाली लाइन। ठीक है, सिमिलरली निगेटिव डेविएशन में ये आपकी टोटल प्रेशर वाली लाइन। ठीक है, ये वाला कर्व क्या है? ये आपका पीए का कर्व है। सिमिलरली ये वाला कर्व क्या है? ये आपका पीबी का कर्व है। इट मीन्स
तीनों ग्राफ मैंने तुमको समझा दिए। आइडियल में क्या होगा, स्ट्रेट जॉइन होगा, पॉजिटिव में ऊपर चले जाएगा, नेगेटिव में वो ग्राफ नीचे चले आएगा। क्लियर, ढंग से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अब तो ग्राफ। तो जब भी आपका ग्राफ पहचानने को दे दे, क्योंकि कई बार एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ कर देता है, बना देता है और कहता है कि पहचानो कि आइडियल कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, तो आप तो देख के पहचान जाओगे पॉजिटिव, नेगेटिव और आइडियल कौन कौन से हैं। बोलो क्लियर है, क्लियर है तो बोलो क्लियर है, चलिए बताओ बताओ। ऑल क्लियर, क्या बात है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर बचती है, क्या, इजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या, इजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है समझो, लास्ट टॉपिक है वो, उसके बाद आज हमने खत्म भी कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, हम रोज अच्छा खासा पढ़ लेते हैं, ठीक है, बढ़िया है यार। क्या बोले मैंने, इजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या होता है इजियोट्रोपिक मिक्सचर, आओ समझते हैं। देखो, एक सिंपल सी बात बोलूंगा, क्या कि मान लो हमारे पास ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, ठीक है, और मान लो इस कंटेनर में हमारी ये इतनी लेवल की लिक्विड भरी हुई थी, पूरा लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब क्या है, मान लो कि कंपोजिशन है ये ए और बी का, क्योंकि एक मिक्सचर है ए और बी, और दोनों के दोनों क्या है, वॉलेटाइल है। तो कंपोजिशन है ए और बी का, और ये हमारे पास एक सोल्यूशन है इस कंटेनर पे। तो क्योंकि दोनों वॉलेटाइल हैं तो दोनों क्या करेंगे, वेपर बनाएंगे, तो ये मान लो ऊपर ऐसे इनका वेपर बन गया, ठीक। अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है समझो। देखो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता क्या है कि ये बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, बाइनरी लिक्विड मिक्सचर। बाइनरी का मतलब कि दोनों वोलेटाइल होंगे, बोथ आर वोलेटाइल, पढ़ाया था कल बाइनरी का मतलब। तो ये एक बाइनरी मिक्सचर होते हैं, और ये एक ऐसे मिक्सचर, ऐसे बाइनरी मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर, समझो क्या बोल रहा हूं, लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों का कंपोजिशन सेम होता है। अच्छा, लिक्विड फेज, ये वाला फेज क्या है, ये लिक्विड फेज है ना, और ये वाला फेज क्या है सर जी, वेपर फेज है। तो पता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, आओ समझाता हूं, देखो। एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनमें लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों का कंपोजिशन जो होगा वो सेम होगा। कंपोजिशन का मतलब, कहने का मतलब सिंपल सी टर्म है, कंपोजिशन से समझो क्या है। कंपोजिशन का मतलब कि क्योंकि लिक्विड फेज में भी ए और बी है, और वेपर बनेगा तो भी ए और बी रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। तो याद है कल के लेक्चर मैंने क्या बताया था कि अगर मेरे को लिक्विड फेज का कंपोजिशन लिखना है तो मैं उसको किससे डिनोट करता हूं, मोल फ्रैक्शन से, मतलब एक्स ए एंड एक्स बी लिक्विड फेज में, और वेपर फेज में, अरे सर यही वाई ए वाई बी हो जाता है। कल के लेक्चर पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया है। लिक्विड फेज के लिए अगर मेरे को कंपोजिशन लिखना है तो लिक्विड फेज का कंपोजिशन हम मोल फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं। तो उसके कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि लिक्विड फेज का कंपोजिशन मतलब उसके मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है वो। तो लिक्विड फेज में क्योंकि क्या है, ए और बी दोनों है, सिमिलरली ए और बी दोनों वोलेटाइल है, तो वेपर फेज में भी ए और बी दोनों के वेपर होंगे। तो वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज में भी दोनों ए और बी तो है, लेकिन लिक्विड फेज में क्या लिखेंगे, उसके कंपोजिशन को एक्स से एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखते हैं। और वेपर फेज में मैंने बताया था कि उसका जो कंपोजिशन होगा वो वाई ए वाई बी होगा। तो कहने का मतलब सिंपल से यही है, क्या कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनमें वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों का कंपोजिशन होता है सेम, मतलब एक्स ए जो होगा वो वाई ए के बराबर होगा, और एक्स बी जो होगा वो वाई बी के बराबर होगा। क्या बात है सर, कितना सिंपल तरीके से मैंने तुमको एजियोट्रोपिक मिक्सचर समझा दिया। सो यही है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, अगेन रिपीट करता हूं, ऐसा बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट जो है वो वोलेटाइल हो, इसको बाइनरी बोलते हैं। तो ऐसा बाइनरी मिक्सचर जिसमें लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों का कंपोजिशन, मतलब सीधी भाषा में कहें तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज और लिक्विड फेज में, दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब एक्स ए इक्वल्स टू वाई ए, एक्स बी इक्वल्स टू वाई बी। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज कैसे लिखेंगे, लिख लो कि दीज आर बाइनरी मिक्सचर
which have same composition in एक सेकेंड which have same composition in liquid phase and vapor phase. क्लियर? समझ आया? इज़ोट्रोपिक मिक्सचर समझ आया क्या होता है? जल्दी 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 बताओ। क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लास्ट है, सबसे लास्ट टॉपिक है। कह रहे हो क्या सर उस टाइम से लास्ट लास्ट कर रहे हो? लास्ट ही है, ठीक है। और देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको इज़ोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में जाननी है, जो कि पूछे जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली, इसी पॉइंट से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इज़ोट्रोपिक मिक्सचर, ढंग से, थोड़ा ढंग से। प्रॉपर्टीज ऑफ इज़ोट्रोपिक मिक्सचर। इज़ोट्रोपिक मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी होती है वो आप समझो। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है क्या, कि इनको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? इज़ोट्रोपिक मिक्सचर आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। होता क्या है कि ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जो कि एक फिक्स टेम्परेचर पे ही बॉयल होते हैं, ठीक है। इनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। इसलिए पहली प्रॉपर्टी में डाल लीजिए कि दीज मिक्सचर्स boil these mixture boil at a constant टेम्परेचर। और उसी के साथ साथ जब आप इस चीज को बॉयल करोगे, सो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों में इनका कॉम्पोजिशन जो है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल तो होते हैं, लेकिन इनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो लिक्विड फेज या वेपर फेज दोनों में बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है उनकी। क्या बोला मैंने? कि ये एक ऐसे मिक्सचर होते हैं जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल तो होते हैं, लेकिन इनका जो कॉम्पोजिशन है वो नहीं बदलता है। तो लिख लो विदाउट हैविंग एनी चेंज, आसान भाषा में लिखवा रहा हूं, विदाउट हैविंग एनी चेंज इन देयर कॉम्पोजिशन, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इनका दूसरा नाम है ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब सवाल क्या पता है क्या पूछा गया था? सवाल ये पूछा गया था कि इज़ोट्रोप की कौन सी प्रॉपर्टी गलत है। इसमें उन्होंने लिखा था ऑप्शन में कि इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वैरी करती है, वो बदलते रहती है। बट ये गलत है, ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी सब ढंग से लिखवा रहा हूँ जो समझो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, नोट करो। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत मस्त है। क्या है? बहुत सिंपल है, समझ भी आएगा बहुत आसानी से। होता क्या है कि ये एक सिंगल लिक्विड सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। सिंगल लिक्विड सोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर ए को डाल दिया, बी को डाल दिया, सॉल्यूट भी डाल दिया, सॉल्वेंट में डाल दिया, मिला दिया, तो वो एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ना तो उसके सॉल्यूट को अलग किया जा सकता है, ना तो उसके सॉल्वेंट को अलग किया जा सकता है। मतलब एक बार अगर ये मिक्सचर तैयार हो गया तो इसके अंदर से इनके सॉल्यूट या सॉल्वेंट या फिर इनके कंपोनेंट को सेपरेट करना मुश्किल है। मतलब सेपरेशन नहीं होगा इसमें, समझे? सो दे बिहेव लाइक अ सिंगल लिक्विड सोल्यूशन। मतलब ए और बी दोनों को मिला दिया तो वो एक सिंगल लिक्विड सोल्यूशन बन गया। लेकिन अगर तुम चाहो तो ए और बी को अलग करो तो नहीं अलग कर सकते हो। ये ऐसे मिक्सचर होते हैं। मतलब इनका जो कंपोनेंट होगा वो एक बार लिक्विड सोल्यूशन बन जाने के बाद, एक बार ये इज़ोट्रोपिक मिक्सचर तैयार हो जाने के बाद, ये सेपरेट नहीं होंगे अपने कंपोनेंट में, ठीक है। एंड
इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट। सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी यार, कोई एडवांस प्रॉपर्टी तो है नहीं। क्लियर? बोलो। ठीक है, अब एक चीज और याद रख लो। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, अब रहने दो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अब। ठीक है, हाँ बट एक चीज और याद रख लो, देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर में दो चीजें और होती हैं। क्या है? लिख ही लो आप। ये दो प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक और चीज देख लो, क्या एजियोट्रोपिक मिक्सचर में दो तरह के एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं। क्या बोला मैंने? दो तरह के एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं। एक को बोलते हैं मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर, और एक होता है मैक्सिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मिनिमम और मैक्सिमम बस। या फिर इसको कहा जाता है मिनिमम एजियोट्रोप्स या मैक्सिमम एजियोट्रोप्स। तो आप एजियोट्रोप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एजियोट्रोप्स, या तो आप मैक्सिमम या मिनिमम एजियोट्रोप्स कहिए। ठीक है, या फिर मैक्सिमम या मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहिए, एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, देखो समझ लो। देखो मैक्सिमम क्या होता है, बस ये समझ लो, सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल टर्म में, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम एजियोट्रोपिक वो होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होता है उसके वेपर प्रेशर के। मतलब कि जो ऐसा, मतलब इसको ऐसे समझो कि ऐसा एजियोट्रोपिक मिक्सचर जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा उसके पी नॉट ए एंड पी नॉट बी से लेस वेपर प्रेशर पे होगा। मतलब इसका कंडीशन एक थे, बस कंडीशन को बस तुमको पता होना चाहिए। कंडीशन ये है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था याद है? बॉइलिंग पॉइंट होता था, याद है, जब आपका क्या होता है, वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, तो उस पॉइंट पे जो बॉइलिंग पॉइंट होती है उसको क्या उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन अगर मैं मैक्स मिनिमम मैक्सिमम में लिख रहा, मिनिमम लिख रहा हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं मैक्सिमम एजोट्रोप की बात करूँ, ध्यान से समझो, बहुत छोटी सी चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं मैक्सिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर की बात करूँ तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, वो लेस देन होती है प्योर लिक्विड के, प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे। मतलब अगर मैं प्योर फॉर्म ले लूँ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का, तो उससे इनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, इसलिए इसको मैक्सिमम बोला जाता है। लेकिन मिनिमम के केस में उल्टा होता है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो प्योर फॉर्म, जैसे अगर मान लो सॉल्वेंट या सॉल्यूट की बात करो तो उनके प्योर फॉर्म से, प्योर लिक्विड से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो मिनिमम एजोट्रोप बनाएगा वो। और अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट अपने प्योर लिक्विड के फॉर्म से कम होगा तो मैक्सिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाएगा ये। तो नाम है मिनिमम मैक्सिमम, लेकिन काम सिंपल एकदम उल्टा है। मैक्सिमम में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा प्योर लिक्विड से, मिनिमम में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? प्योर लिक्विड से। बस यही मैं तुमको समझाना चाहता था। ठीक है, अब एक और चीज क्या याद रख लो हमेशा, जो मैक्सिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर बनता है, यहां लिखवा रहा हूं, जो मैक्सिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर बनता है वो हमेशा निगेटिव डेविएशन को फॉलो करता है। याद रख लो, मतलब निगेटिव डेविएशन में आप एक और चीज लास्ट में डाल देना कि निगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल में क्या बनता है? मैक्सिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर। मतलब कि जो मैक्सिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर है वो कहाँ आएगा? निगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल में आएगा। सिमिलरली मिनिमम की बात करूं, तो मिनिमम कहाँ होता है समझ गए होगे। अगर मैक्सिमम निगेटिव डेविएशन को शो करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, तो मैक्सिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। सो शॉर्ट में मैंने ये तीन चीज आपको बता दी। पहली चीज दो प्रॉपर्टी पर बता दी, दूसरी चीज एजोट्रोपिक मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक मिनिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर, एक मैक्सिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर, या फिर मैक्सिमम एजियोट्रोप कहा जाता है। मैक्सिमम एजियोट्रोप या मैक्सिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होगा? जब उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड से कम हो जाए तो उसको मैक्सिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहेंगे। मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसके प्योर फॉर्म से ज्यादा हो। ठीक है, अगली चीज क्या बताई कि मैक्सिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर निगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करता है, और मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल को फॉलो करता है। ठीक है, तो बस इतनी सी बातें थी। आई थॉट क्लियर हो गया, एंड यस इट इज कंप्लीटेड। यहाँ हो गया है समाप्त
खेल समाप्त इन द सेंस चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, अभी थर्ड पार्ट पे आगे बढ़ेंगे कल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कल से होगी शुरुआत उसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और सवाल तो भर भर के आते हैं, समझ आया। सिंगल लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सेपरेट करना मुश्किल है, होमोजेनस मिक्सचर नहीं कहोगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन का ही पार्ट है, तो होमोजेनस नहीं कहेंगे। लेकिन सिंगल लिक्विड होता है, सिंगल लिक्विड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बस एक रीजन है उसको सिंगल लिक्विड कहने का, सेपरेट नहीं होते हैं उनके सॉल्यूट या सॉल्वेंट, ठीक है, इसलिए उनको सिंगल लिक्विड कहा जाता है। आई थॉट इट इज क्लियर टू यू। इजोट्रॉपिक मिक्सचर अच्छे से समझ आया। जनरली ये बुझाता नहीं है अपनी भाषा में कहें तो बुझाता नहीं, बुझाता इन द सेंस समझ नहीं आता है लोगों को। अभी समझ आ गया होगा कि इजोट्रॉपिक मिक्सचर है क्या, समझ आया। मिनिमम वाला किसको शो करेगा, मिनिमम वाला पॉजिटिव डिफरेंशियल को शो करेगा, और मैक्सिमम वाला नेगेटिव डिफरेंशियल को शो करेगा। क्लियर। चलिए अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो आज के सेशन को यहीं एंड कर देंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।